मैं बात करूंगा आज 1895 की बात करूंगा। इसके आजू बाजू बात करूंगा 4 साइंटिस्ट के बारे में। 1892 में एक साइंटिस्ट का जन्म होता है और इसी समय 1895 में एक एक स्टूडेंट एक पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फेल करता है और अल्फ्रेड नोबेल इसी समय नोबेल प्राइज स्टार्ट करते हैं और रोजन को पहला नोबेल प्राइज वर्ल्ड का 1901 में दिया जाता है। ये 4 साइंटिस्ट हैं। ये जो स्टूडेंट फेल करता है वह आगे चलकर आइंस्टाइन कहलाता है और जो लड़का जन्म लेता है वह कहलाता है कॉम्पटन। और ये जो है रोजन साहब जो 1901 में नोबेल प्राइज प्राप्त करते हैं और एज ए होल जिन जिन का नाम मैंने लिया लाइक आइंस्टाइन उनको भी 1921-22 में नोबेल प्राइज दिया जाता है। कॉम्पटन जिनको 1927 में नोबेल प्राइज दिया जाता है और एक्सरे डेवलपमेंट एक्सरे के डिस्कवरी के लिए 1901 में नोबेल प्राइज पहला वर्ल्ड का नोबेल प्राइज दिया जाता है, वह है रोजन। और इनको क्यों मैं कहानी सुना रहा हूं, तो ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट था आज के डिस्कशन के लिए। आइंस्टाइन ने यह बताया कि लाइट पार्टिकल का बना हुआ है और जो पार्टिकल का बना हुआ है तो क्वांटम फिजिक्स में ये वर्ड का नाम दिया गया फोटॉन। तो क्वांटम फिजिक्स का बॉर्न बेबी फोटॉन बोला जाता है। और जब ये फोटॉन आया तो बड़ा तहलका मच गया दुनिया में। लोग बाग इस फोटॉन के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट दिखाया कि है आखिर क्या। यानी लाइट को पार्टिकल माना गया। कर्पसल्स न्यूटन के जमाने में माना जाता था, माने न्यूटन के जमाने में जो कर्पसल्स माना जाता था, अगेन फोटॉन क्वांटम फिजिक्स में उसको फोटॉन माना गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फोटॉन मान लिया गया। तो ये लाइट को जब फोटॉन माना गया माने पार्टिकल माना गया तो एविडेंस की आवश्यकता पड़ी कि लाइट पार्टिकल कैसे होता है। तो ये 3 मैं एविडेंस के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कॉम्पटन के बारे में डिटेल में जाऊंगा। 3 लो एनर्जी लेवल के फोटॉन में लाइक विजिबल लाइट को जब मेटल सरफेस पर डालते हैं तो वह फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है तो उसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। दूसरा जब है जो कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है, जब एक्सरे को किसी मटेरियल पर डालते हैं तो उससे जो वेवलेंथ होता है वह वेवलेंथ चेंज हो जाता है, वह उसमें वेवलेंथ बढ़ जाता है फोटॉन का। और ये वेवलेंथ बढ़ जाता है और कुछ ऐसा वेवलेंथ भी पाया जाता है जो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो ये जो है डिस्कशन भी एक पार्टिकल को शो करता है, पार्टिकल नेचर को शो करता है लाइट के और यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। और आगे अगर हम बात करता है तो तीसरा है जिसको पेयर प्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। जब एनर्जी फोटॉन का आपको जब एनर्जी फोटॉन का 1.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है और जब ऐसा फोटॉन को हम गामा रे कहते हैं और वह जब न्यूक्लियस से पास करता है तो वह गामा फोटॉन आपको कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में। ये 3 एविडेंस बहुत ही बेटर एविडेंस है। एक हाई एनर्जेटिक फोटॉन, एक मिडिल एज यानी एक मिडिल रेंज का और एक लो लेवल एनर्जी वाले फोटॉन। और ये तीनों अलग अलग फेनोमेनन में पार्टिकल नेचर शो करता है, फोटॉन शो करते हैं फोटॉन। और ये द बेटर एविडेंस है। और जो लाइट पार्टिकल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल होता है। मैं बेसिकली बात बताता हूं कि अगर लाइट को फोटॉन माना जाए कि लाइट इज स्ट्रीम ऑफ फोटॉन है। लाइट जो है कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स है। लाइट चलता है तो उसमें फोटॉन भीड़ की तरह चलता है, फोटॉन चलते हैं, फोटॉन का प्रोपोगेशन होता है। लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन उसमें प्रोपोगेट करते हैं। तो
वेव में अगर माना जाए, मैक्सवेल का जमाना था, मैक्सवेल के जमाने में मैक्सवेल का अच्छा खासा वर्चस्व था और वह लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना जाता था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब लाइट को माना जाता था और यहां पर लाइट को पार्टिकल माना जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा एक कंट्राडिक्शन है और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट साइंटिस्ट के बीच में हमारे मैक्सवेल साहब का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट था। तो ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं होने वाला था कि ये ऐसे मान लिया, लेकिन दोनों में एक मूल जो है भाव है कि अगर कोई सरफेस पर वेव थ्योरी के अनुसार, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी के अनुसार अगर लाइट पड़ता है तो क्या करता है, तो उस सरफेस पर जितने पार्टिकल्स हैं वह उस एनर्जी को नियरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में। और ऐसा होता है जैसे आपके घर में आपके दादाजी होते होंगे, शाम को एक पाइप जोड़ लेते होंगे और गमला लाए होंगे, यानी पॉट लाए होंगे, फ्लावर पॉट, और उसमें पानी देते रहते हैं ऐसे ऐसे, तो एक गिवन टाइम में थोड़ा थोड़ा सबको पानी मिल रहा है। वही गमले में आपको पानी देने के लिए कहा जाता है, तो होता क्या है कि आप क्या करते हो, देखते हो एक गमले में 2 kg वाटर की आवश्यकता है, तो आप क्या करते हैं, एक पॉट घर में जुगाड़ करते हैं जो 2 kg वाटर कंटेन कर सके, और वह 2 kg पानी आप लाते हैं और 2 kg पानी एक में डाल देते हैं, वह जो है पानी से भर गया, दूसरा में डाल देते हैं, वह भर जाता है। लेकिन देखिए एक गिवन टाइम में एक गमले में पानी मिला, ऐसा नहीं है कि जो पानी दिया गया हुआ सारे गमले थोड़ा थोड़ा, पहले वाले दादाजी जो पानी दे रहे थे उसमें थोड़ा थोड़ा बेनिफिशियली सभी हो रहे थे, लेकिन यहां पर सब बेनिफिशियरी नहीं हो रहा है, जिसको हम पानी दे रहे हैं वही बेनिफिशियरी हो रहा है। इन सिमिलर फैशन जब सर्फ क्वांटम थ्योरी के अनुसार अगर लाइट की बात करोगे, तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार अगर लाइट आप इंसिडेंट करते हो तो एक फोटोन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और वह इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और उस एनर्जी को लेकर के वह नॉकआउट हो सकता है, बाहर निकल सकता है, और बाहर निकलने के बाद भी एनर्जी बच गया तो हो सकता है पूरा वो फोटोन का एनर्जी लेकर के अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा ले। ओके, लेकिन यही अगर वेव थ्योरी के अनुसार अगर लाइट दिया जाए तो देखिए एक फोटोन की एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहीं से निकालने के लिए जितनी जरूरी है, नॉक आउट करने के लिए जितनी जरूरी है, उससे उस फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, जस्ट उसके सपोज करो बराबर भी है, तो वह इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा, वह पार्टिकल नॉकआउट हो जाएगा। परंतु ये किस थ्योरी के अनुसार होगा, फोटोन थ्योरी के अनुसार, यानी लाइट को अगर पार्टिकल माना जाए, वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पार्टिकल माना जाए, परंतु इसमें क्या है कि आप हर वेवलेंथ से उस पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि भाई क्या है भाई, तो एक एनर्जी अगर उसके पास है एक फोटोन के बराबर, निकालने की उसकी ताकत है तो निकालेगा। परंतु अगर वेव थ्योरी से देखो, वेव थ्योरी में ये स्ट्रीम ऑफ एनर्जी फ्लो है। अगर मान लो कि हमारे पास 50 तो नहीं, बहुत ज्यादा मानना चाहिए, मान लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैं लो फोटोन एनर्जी, लो एनर्जी वाला रेडिएशन डाल दिया। अब रेडिएशन लो एनर्जी वाला डाल दिया, लेकिन एनर्जी लगातार जा रहा है, मिल रहा है सबको धीरे धीरे। जैसे दादाजी पानी पाइप से दे रहे हैं, तो देते 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 एक समय सारे गमले में पानी हो जाएगा जितनी जरूरत है। इन सिमिलर फैशन वह जो है लाइट उस सरफेस पर पड़ते गया, एक समय ऐसा आएगा कि जितनी लाइट निकलने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उस समय वह निकलना शुरू कर देंगे टाइम डायलेशन में, एक खास टाइम के बाद। यानी हर वेवलेंथ इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट्स करा सकता है, अगर वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाए तो क्लासिकल मॉडल में आपको मैं बता रहा हूं कि ये हर वेवलेंथ कैपेबल है इलेक्ट्रॉन को एमिट्स कराने से एक गुड टाइम डायलेशन के साथ। परंतु अगर क्वांटम थ्योरी से जाया जाए, फोटोन थ्योरी से जाया जाए, तो हर नहीं करा सकते। वह देखना पड़ेगा ईच फोटोन की वेवलेंथ, इस फोटोन की एनर्जी देखनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी उसको नॉकआउट करने के लिए जरूरत है, उससे उस फोटोन की एनर्जी अगर ज्यादा है तब निकलेगा। ये दोनों में बेसिक अंतर है क्वांटम थ्योरी के अनुसार अगर देखा जाए, और यानी पार्टिकल मानकर देखा जाए। तो अब सवाल उत्पन्न होता है कि हम चीजें जो है डिटेल में हम लोग देखते जा रहे हैं। अब क्या है कि थोड़ी सी हम बात करते हैं इस बात पर कि ये जो एनर्जी आया, हमने सारा चीज आपको कैलकुलेट करा लिया। अब हम उसके एक्सपेरिमेंट पर जाते हैं। कॉम्पटन साहब जो एक्सपेरिमेंट किए, वह जो है उन्होंने एक ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट से कि अगर एक मोलिब्डेनम का ट्यूब लिया जाए, एक्सरे ट्यूब, तो वह वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है 0.71 एंगस्ट्रॉन। ओके,
समझिए, एक्सपेरिमेंट को समझा रहे हैं। और ये जो है एनर्जी में कन्वर्ट करोगे ये फोटोन, सो 0.71 एंगस्ट्रॉन की ये जो है एक्सरे प्रोड्यूस करता है। अब यह जब एक्सरे प्रोड्यूस करता है तो एक्सरे में भी डिफ्रेक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, तो ये लाइट जैसा इसमें बिहेवियर पाया गया, वो दूसरी कहानी है। और ये जो है इसको अगर हम बदलें एनर्जी में तो हमको फोटोन की एनर्जी होगी hc/λ। अगर इसकी वैल्यू हम पुट करें तो ये हमारा होगा 1240 1240 ये होता है नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नैनोमीटर को हम बदल लेते हैं 10⁻⁹ लिख लेते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम रिजल्ट निकाल लेंगे। और लेमडा मेरा दिया हुआ है 0.71 एंगस्ट्रॉन यानी 10⁻⁻10 है। और इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो वी गेट अ गुड रिजल्ट एंड दैट विल बी नियरली 17,000 आप कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी का ये फोटोन मोलिब्डेनम ट्यूब को पैदा करेगा। मोलिब्डेनम ट्यूब जब पैदा किया तो ये फोटोन को उन्होंने ग्रेफाइट से टकराया, ग्रेफाइट टारगेट से टकराया। अब ग्रेफाइट से टकराया तो क्या हुआ, ये टकराने के बाद क्या होंगे भाई, तो ये जो है स्केटर्ड करेगा। और ये जो स्केटर किया तो वह चारों तरफ स्केटर्ड करेगा, ऐसे 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 वह जो है फोटोन स्केटर्ड करेगा। और ये फोटोन स्केटर्ड किया तो ब्रेग्स स्पेक्ट्रोमीटर का उन्होंने इस्तेमाल किया। ब्रेग्स स्पेक्ट्रोमीटर क्या है उसको जानने की जरूरत नहीं है, उसका काम क्या है यह जानना जरूरी है। वह जो है वेवलेंथ को माप लेता है, मेजर कर लेता है। इसीलिए जो है उन्होंने चारों तरफ उसको घुमाया और घुमाने पर देखा कि गजब का रिजल्ट आया यार, कि यहां पर अगर मान लो कि अगर ये जो है फोटोन आकर के ऐसे चल रहा था और फोटोन आकर टकरा रहा है तो ये एंगल ऑफ स्केटिंग फाई है। तो जब यहां पर उन्होंने रिजल्ट पाया तो बड़ा बेकार, माने जो वेवलेंथ में चेंज पाया गया, जो शुरू में वेवलेंथ था 0.71 एंगस्ट्रॉन वह भी यहां पाया गया। और उसके साथ साथ एक ऐसा वेवलेंथ पाया गया जो 0.71 से ज्यादा था, 0.71 से ज्यादा था। ओके, ये भी पाया गया। तो 0.71 से ज्यादा वेवलेंथ में शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये कारण बड़ा भयानक था भाई। अगर आप वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करते, मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार अगर वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाए तो वेव में जो है वेवलेंथ थोड़ा चेंज होता, इनिशियल जो वेवलेंथ पड़ता वही वेवलेंथ हुआ रहता, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो गया जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल का जो थ्योरी है वह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वेव थ्योरी से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन बातों को। तो मैं बता रहा हूं ये चेंज क्यों हुआ, इसको उन्होंने डिटेक्ट किया। और वह जब डिटेक्ट किया तो इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया कि ये वेवलेंथ जो चेंज हो रहा है क्यों हो रहा है। तो अगर ये जो इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा है और यहां पर फाई एंगल पर यह लैम्डा डैश है, उन्होंने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात को देखा कि भाई ये जो चेंज हुआ लैम्डा डैश माइनस लैम्डा वह जो है इनिशियल वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वह जो है एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड कर रहा है, एकदम एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई पर डिपेंड कर रहा है। और वह रिजल्ट जो आया था, जो हम डिराइव करेंगे, हम डिटेल में उसको डिराइव करने वाले हैं, वह रिजल्ट देखना जरूरी है क्योंकि अभी क्वालिटेटिव थोड़ा डिस्कशन हो जाए। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू आया था AH/m0c इंटू 1 माइनस कॉस फाई, ऐसा कुछ रिजल्ट आया था। ये कॉम्पटन इक्वेशन, कॉम्पटन जो रिजल्ट प्राप्त किए थे और वह ऐसा था। ये लैम्डा डैश क्या हो गया, स्कैटर्ड फोटोन का जो है वेवलेंथ हो गया, और यह इंसिडेंट जो फोटोन है उसका वेवलेंथ ये लैम्डा हुआ। ये ग्रेफाइट लिया गया था, ऐसा कोई भी मटेरियल है उसमें ये शो हो सकता है। तो ये लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c इंटू 1 माइनस कॉस फाई हुआ। जब ये H/m0c को उन्होंने एक नाम दिया स्पेशल, और इसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, इसको अपन कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। अब ये कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा सी जो आया वह देखिए, कॉम्पटन वेवलेंथ जो है उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये वैल्यू H ये जो है स्केल डिसाइड करेगा कि वेवलेंथ कितना शिफ्ट किया, वेवलेंथ कितना से चेंज हुआ। तो यह H/m0c है, ये सब नोन क्वांटिटी है। H होगा लगभग 6.63 इंटू 10⁻34 अगर हम लेते हैं तो यहाँ m0 होगा रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg होगा। और ये c जो होगा वह होगा स्पीड ऑफ लाइट, और वह c जो होगा वह होगा 3 इंटू 10⁸, यानी H/m0c, और यह होगा 6.63 इंटू 10⁻34 अब बाई 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸। ओके,
और ये जो आएगा क्वांटिटी वह आपको निकल करके जो आएगा लेमडा सी, यह आ जाता है नियर अबाउट 2.43 पिकोमीटर यानी इंटू 10 टू पावर -12, क्योंकि h बाई एम नॉट से सही है ना। और ये जो आएगा यानी 2 पॉइंट याद करना है, मीटर है ये, तो यह 2.43 आपको 2.43 आपको पिकोमीटर आ गया। ओके, पिकोमीटर आ गया है, पिकोमीटर आ गया। ये रिजल्ट आया था, लेमडा सी की वैल्यू ये आ गई। अब मैं जो बात मैं बोलूंगा बड़ा प्यारा सा है, उसको समझिए कि ये रिजल्ट में जो है क्यों आया, कैसे आया। तो इसको 1922 में ये डेट याद करना कोई जरूरी नहीं, आजू बाजू एक आध साल हो सकता है चाहे जो हो, उसका मतलब 1922 में कॉम्पटन साहब ने इस फॉर्मूले को डिराइव किया और उसको कॉम्पटन साहब एक नोन पर्सनालिटी है भाई, उनका सेकेंड वर्ल्ड वार में भी लीडिंग रोल किए, सेकेंड वर्ल्ड वार में सॉरी एटम बम जो डेवलप किया था अमेरिका, उसमें वह लीडिंग रोल जो है अदा किए थे आपको कॉम्पटन साहब। उनका एक स्टूडेंट थे, उन्होंने 1922 में ये निकाला और इसको जो है वेरीफाई करने का काम किया, वह है YHU, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे उनके, YHU, उन्होंने वेरीफाई किया इसको, YHU ने वेरीफाई किया और फाइनली 1923 में आपको ये उभर कर आया थ्योरी, जिस पर 1927 में उनको कॉम्पटन इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया, परंतु वह क्या था अब देखते हैं। ओके, इसको समझ में आ गया। अब देखो इसमें जो था कुछ बातें और कर सकते हैं। मैक्सिमम चेंज क्या हो सकता है इसके अनुसार, मिनिमम चेंज होगा जब फाई 0 हो तो चेंज कितना आएगा, h बाई एम नॉट सी, नहीं 0 माने लेमडा डैश लेमडा के बराबर होगा। अगर ऐसा गया तो देखो फाई 0 कर दो तो cos 0 1 हो गया तो नो चेंज, और एंटी आ गया लौट गया तो फाई पाई हो जाएगा, तो cos पाई -1 हो जाएगा, और जब cos पाई -1 हो गया तो यह -1 माइनस +1 2 हो गया, तो ये ट्वाइस चेंज आएगा, अब 2 लेमडा सी हो जाएगा, ये है। ओके, और ये जो है आपको ऐसे इस बात को देख सकते हैं। अब मैं आपको जो चीजें हुई उसको समझिए अच्छा से, कैसे कैसे होगा। देखो मैं आपको बताता हूं कि अगेन हम डिटेल में इसको डेरिवेशन डिराइव करेंगे कि ये जो है जो एक्सपेरिमेंट को थोड़ा करके फिर हम करेंगे कि यहां पर कार्बन है, ग्रेफाइट है तो कार्बन एटम होंगे उसमें, तो कार्बन एटम है तो इसमें न्यूक्लियस होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में, और इसके सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा इसका, यानी इस इलेक्ट्रॉन को, बाहरी इलेक्ट्रॉन को, एक को पहला न्यूट्रल है और 1 इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर दो, मैंने इससे बाहर निकाल करके लेकर चले जाए या निकाल कर इन्फिनिटी पर लेकर चल गए, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल उसको कहते हैं। नहीं तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होगा ये देखना है। तो ये जो है ना इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे इसको, और यह होता है 11.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी के आसपास होता है 11.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दो, ये इसको निकाल नॉकआउट करने में। अब क्या है कि जो इससे टकरा रहा है इस इलेक्ट्रॉन से आकर, असल में क्या हुआ कि वह जो फोटोन आ रहा है वह पार्टिकल माना गया, तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन में ये कोलिजन है बेसिकली। लेकिन वह क्या है कि एक का वेवलेंथ नहीं चेंज हो रहा है, एक का चेंज हो रहा है। इसके पीछे कारण मैं बताऊंगा कि यहां पर पहले जो जिसका चेंज हो रहा है उसका मैं कारण बता रहा हूं कि ये जो है फोटोन है, ये फोटोन जब इससे टकराएगा तो इसके पास बाइंडिंग एनर्जी कितना है, 11.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी इतना एनर्जी देने पर ही नॉकआउट हो जाएगा इससे, परंतु उसके पास एनर्जी कितना है, 17,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, तो ये 17,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिस्पेक्ट में 11.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वह निग्लिजिबल है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ये जो है लूजली बाउंड नहीं है, जस्ट बाउंड है इस फोटोन एनर्जी के कारण के लिए, सॉरी।
के लिए, इसीलिए इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट मान सकते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी कितनी है इसको तोड़ने में। अब जैसे हम चल रहे हैं और भाई आम है, पका हुआ आम है, गिरने वाला है, हम जाकर के उसको तोड़ के लेकर भाग गए, तो मालिक आने वाला है तो हमको तोड़ करके लेकर भागेंगे, परंतु उसको तोड़ने में एनर्जी कुछ नहीं लगा निग्लिजिबल। जो हम लेकर भागने में जो एनर्जी है उसके रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल है मेरा एनर्जी जो है उसको लेकर के भागने में। उसी प्रकार वही कच्चा हुआ आम रहता है तो तोड़ने में ही एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है। वही बात है कि जो कच्चा आम है उसको तोड़ोगे तो तोड़ने में क्या होगा, हो सकता है डालियां टूट जाए, हो सकता है कि भाई पेड़ है टूट करके चल दिया तेरे साथ, ऐसा भी हो जाएगा। परंतु जो पका हुआ आम है उसको तोड़ने में एनर्जी नहीं जाएगा ना मात्र, वही है पका आम टाइप का है। अब ये जो है फ्री टाइप का है, अब इससे जाकर के ये फोटोन टकराएगा और दोनों पार्टिकल का कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन जो है, जो हमने इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये इंसिडेंट जो फोटोन है वह इलेक्ट्रॉन को एनर्जी शेयर करेगा। अब यह इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी शेयर करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करेगा, कुछ एनर्जी चला गया उसमें, इसीलिए इस फोटोन का एनर्जी घट गया। और जब वो फोटोन घटा तो वह इसीलिए उसका वेवलेंथ बढ़ गया, क्योंकि एनर्जी क्या होता है फोटोन का, hc बाई लेमडा होता है। यह मेन रीजन है। अब वह जो है कितना से करता है, ये चीज करने के लिए हम डेरिवेशन इजिली कर सकते हैं। अब हमने एक फ्री इलेक्ट्रॉन ले लिया, लाइक यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन ले लिया, समझिए ये मेरा टारगेट हो गया, और इससे आकर के फोटोन टकराएगा, ये फोटोन टकराएगा, इसकी वेवलेंथ मान लो लेमडा थी और इसका जो है यह इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। तो ये टकराने के बाद अब क्या हुआ, ये इधर चला गया फोटोन और इसकी वेवलेंथ हो गई लेमडा डैश। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू था तो इसकी फ्रीक्वेंसी अब हो जाएगी न्यू डैश, या न्यू डैश न्यू से स्मॉलर होगा और ये लेमडा डैश लेमडा से बड़ा होगा, चूंकि एनर्जी घट रहा है। अब ये जो है, अब ये रिक्वायल कर गया, टारगेट था इलेक्ट्रॉन मेरा, उस पर फोटोन बम्बार्ड किया गया तो ये रिक्वायल कर गया इलेक्ट्रॉन, और इस तरह यह एंगल ऑफ स्केटिंग हो गया इस फोटोन का, और ये रिक्वायलिंग हुआ तो मान लेते हैं एंगल थीटा हो गया। अब क्या करोगे, पहले मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, वहां जैसे कर रहे थे। तो इसकी मोमेंटम जो होगी वह होगी h न्यू बाई सी, इसकी मोमेंटम h न्यू बाई सी होगा। उसके बाद क्या होगा भाई, इस डायरेक्शन में है तो इसका इस डायरेक्शन में होगा, आपको मैं बता रहा हूं, h न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई, आप प्लस होगा इसका, तो इसका मोमेंटम मान लो p हो गया, टकराने के पहले तो इसका इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, तो ये फ्री जस्ट फ्री माने है तो रेस्ट में है, तो इसकी मोमेंटम शुरू में 0 थी, कोलिजन के बाद ये जो रिक्वायल हुआ उस समय उसकी मोमेंटम ये देखो, यह जो है ना ये मासलेस पार्टिकल नहीं है, इसीलिए इसकी मोमेंटम मान लेते हैं p है। और p जब हो गया तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं p cos थीटा। अब यहां से हम क्या करते हैं, pc cos थीटा निकाल ले रहे हैं। pc cos थीटा इज इक्वल टू होगा, pc cos थीटा इज इक्वल टू होगा h न्यू बाई सी माइनस h न्यू डैश बाई सी cos फाई, ये होने वाला है h न्यू बाई सी माइनस h न्यू डैश बाई सी, ये cos फाई। और ये इक्वेशन आपको फर्स्ट आ गया, इसके इसको हमने थोड़ा सा संभाल दिया, मैंने थोड़ा सा अच्छा से, तो एक अच्छा ये रिजल्ट आया, पीसी कॉस थीटा को निकाल लिया और ये आ गया। अब इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर लो, तो शुरू में इस डायरेक्शन में मोमेंटम आपका 0 है, और अब हो गया इसका इधर हो गया h न्यू डैश बाई सी साइन फाई और माइनस ए पी कॉस थीटा इधर होता तो इधर हमारा होगा p साइन थीटा, इसीलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख लें, p साइन थीटा। और यहां से भी अगर देखो तो pc साइन थीटा कॉमन ले लो, तो pc साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा आपको, यहां पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो ये c है, ये c है, और ये c तो इधर लेकर चल आया ना भाई, तो यहां पर c नहीं रहेगा, ये c तो कॉमन इधर आ गया है ना, ये pc साइन थीटा इज इक्वल टू होगा pc साइन थीटा, इसका भी c इधर आ गया तो h न्यू डैश साइन फाई होगा। और ये इक्वेशन को सेकंड रखते हैं और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो यहां देखो pc p स्क्वायर c स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस होगा
पी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर थीटा, पी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये साइन, ये जो है साइन थीटा वाला हो जाएगा एच न्यू डैश साइन फाई का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, बोलो एच न्यू डैश साइन फाई का होल स्क्वायर, अब प्लस होगा एच न्यू, अब माइनस एच न्यू डैश कॉस फाई का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये रिलेशन एक आएगा, इसमें आप पी एस के देखो, पी स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसीलिए पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एच न्यू डैश एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और प्लस हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू कॉस फाई कॉस फाई का होल स्क्वायर, और यह इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं। ओके, थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड से मतलब नहीं है, उनको कंबाइन करके मैंने पी स्क्वायर सी स्क्वायर का रिजल्ट निकाल लिया। अब देखिए मैं जो बात बोलता हूं, अब एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी, इस फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, एच न्यू है, और उसकी रेस्ट रिलेटिविस्टिक की बात हो रही है, तो रेस्ट मास एनर्जी इसकी होगी एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन का, इज इक्वल टू होगा, बाद में इसकी एनर्जी क्या होगी, ई, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ये डिराइव किए थे हम, आप प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस उसकी एनर्जी होगी, ये तो हो गया इसका, और इसकी एक एनर्जी होगी एच न्यू डैश, ये फोटोन जो स्कैटर्ड हुआ उसका ये जो है एच न्यू डैश हो गया, यानी इज इक्वल टू इतना प्लस इतना आ गया। अब इनको देखो, वेरी सिंपल सा हमारा लॉजिक है कि इसको कैसे हैंडल करें, तो हैंडल कर देते हैं हम, ध्यान दीजिए। इसके बाद आप अगर देखोगे तो यहां से अपन स्क्वायर करते हैं इसको, रूट के अंदर कुछ मजा आता नहीं है, इसीलिए यह होगा एच न्यू प्लस एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करो इज इक्वल टू, यहां पर कुछ आएगा, ये इधर लेकर के गए और स्क्वायर कर दिए, तो यह भी स्क्वायर होगा और यह स्क्वायर होगा, तो यह होगा एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना, एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। ओके, एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। ये जो है थोड़ा सा रिजल्ट को आप देख लीजिए। अब देखो वेरी सिंपल है कि इक्वेशन थर्ड में आपको पी स्क्वायर और सी स्क्वायर मालूम है, यहां पुट कर दीजिए, और ये 9th 10th का मैथ है। अब ये जब पुट करके इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो, और खुलने के बाद आप सिर्फ कर देना, क्योंकि सी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, ये फोटोन के लिए भी होगा और वेब में भी यूज करेंगे, ये तो सी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, या ये तो यहां से आपको लेमडा आ जाएगा, न्यू आ जाएगा सी बाई लेमडा, और ये क्या करना है, न्यू डैश जो आएगा वह आएगा सी बाई लेमडा डैश, ठीक है। यानी क्या करना है आपको, पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो इक्वेशन थर्ड में आया है यहां पुट कर दीजिए और इसको खोल दीजिए, अंदर ये स्क्वायर खोल दीजिए ये, और जब खुल जाता है तो लास्ट में आप क्या करोगे कि न्यू की वैल्यू सी बाई लेमडा रख देना और न्यू डैश की वैल्यू सी बाई लेमडा डैश रख देना, तो इजीली आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वह रिजल्ट जो आता है वह आता है आपको लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस फाई, ये आता है, यही रिजल्ट आ जाता है। यही कॉम्पटन जो है इफेक्ट से का रिजल्ट है, और ये पार्टिकल नेचर फोटोन का लेकर प्रूव किया गया है। अब क्या है कि एक और ऐसा वेवलेंथ यहां पाया गया था जो चेंज नहीं हुआ था, तो जो एटम्स हैं, कुछ एटम जो कुछ इलेक्ट्रॉन होता है वह लूजली बॉन्डेड होता है, जैसे ये था, और कुछ होता है कि न्यूक्लियस से जो होता है ना स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये स्ट्रांगली, जैसे वह देखे थे ना जो कच्चा आम है स्ट्रांगली बॉन्डेड है उससे, तो घींचोगे ना तो डाली सही से टूट जाएगा और तब ले जाना पड़ेगा। उसी प्रकार जो बाउंडेड है, किससे बाउंडेड है, वह जो है न्यूक्लियस से जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, और उससे ये जो टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा,
यहां पर जो H/m0c है, अब वहां पर m0 यहां इलेक्ट्रॉन का मास ले रहे हैं, लेकिन उस समय वो पूरी एटम का मास लेंगे। अब देखो ये रिजल्ट में क्या चेंज आने वाला है। ये जो m0 है इलेक्ट्रॉन का मास है, और एटम का मास जब लोगे तो देखो कितना का चेंज आएगा। इलेक्ट्रॉन के मास से एटम का मास तो मच लार्जर होगा, तो मच लार्जर होगा तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी, अनडिटेक्टेबल हो जाएगा। ये डिटेक्ट नहीं हुआ था वहां से। जो हमने ब्रेक्स स्पेक्ट्रोमीटर लिया था उसमें इतनी यह चेंज कम आएगी जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी उस समय ये वैल्यू जो होगी मायने नहीं रखेगा, यही वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास के जगह पर हम पूरी एटम का मास, पूरा एटम रिक्वायर करेगा। तो पूरी एटम का जब मास m0 रखोगे तो उस समय नेचुरल है कि एक इलेक्ट्रॉन और एटम में बहुत का अंतर है, मच लार्जर होगा मास यह, और ये टेंस करेगा क्वांटिटी जीरो, इसीलिए लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा रिजल्ट को शो करेगा। इसीलिए डिटेक्ट हुआ था, अनडिटेक्टेबल यह चेंज होगा, ये होगा लेकिन ये डिटेक्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए उस रिजल्ट में ऐसा भी रिजल्ट आया था कि इनिशियल वेवलेंथ और फाइनल वेवलेंथ सेम भी आया था, और इस रिजल्ट को पर नोबेल प्राइज दिया गया आपको टॉमटन साहब को 1927 में। ऐसा अगर कोई स्टूडेंट हमारे होंगे या कोई ऐसे हैं जो हमारे पढ़ाए हुए, चाहे आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो जैसे हम ही किसी ने पूछे थे, कोई ने कोई पूछे थे, उसी तरह आप पूछ सकते हैं, और पूछेंगे तो मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा और एकदम बेसिक से आपको मैं समझा दूंगा। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे IIT JEE के लिए कोटा में पढ़ाते हैं, देवी सिंह नाम है, तो नेचुरल है कि लोग वक्त तो जानते हैं। मेरी बुक्स भी आती है, इरोडो का सोल्यूशन भी 22 ईयर्स से आ रहा है, और अरिहंत पब्लिकेशन से बुक्स आता है। तो इसीलिए आप ऐसे मौका दें। कोई अगर ऐसा टॉपिक है जिसको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बना करके वीडियो उस पर डाल दूंगा। थैंक यू।